दिसंबर 2016 की बात है और बेंगलुरु के दयानंद सागर इंजीनियरिंग कॉलेज की 20 वर्षीय बीटेक छात्रा सना महजबीन ने मसूरी की एक अकेली यात्रा करने का फैसला किया। वह हमेशा से ही एक साहसी व्यक्ति रही है, जो अपने दम पर नई जगहों की खोज करने के रोमांच को तरसती रहती है। सर्दियों की छुट्टियां उसके कॉलेज जीवन की एकरसता से बचने और पहाड़ियों की शांत सुंदरता में डूबने का एक बेहतरीन अवसर था। उसने अपना बैग पैक किया, मसूरी में एक आरामदायक होमस्टे बुक किया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। देहरादून से मसूरी तक की ड्राइव बेहद शानदार थी। घुमावदार सड़कें ऊंचे देवदार के पेड़ों से घिरी हुई थीं, जिनकी शाखाएं बर्फ से लदी हुई थीं। हवा ठंडी थी और पहाड़ियों की शांति लगभग उपचारात्मक थी। जैसे जैसे उसकी टैक्सी ऊपर चढ़ती गई, मसूरी शहर नजर आने लगा। इसकी रोशनी काले होते आसमान के खिलाफ सितारों की तरह टिमटिमा रही थी। सना को उत्साह और शांति का ऐसा एहसास हुआ जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। वह अपने होमस्टे में पहुंची, जो शहर के बाहरी इलाके में बसा एक छोटा सा अनोखा कॉटेज था। मालकिन श्रीमती कपूर नामक एक बुजुर्ग महिला ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौसम में अकेले यात्रा करना तुम्हारा साहस है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सना ने इसे हंसी में उड़ा दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी बहादुरी की जल्द ही परीक्षा होगी। उस रात राजमा चावल और एक कप गर्म चाय के भरपूर भोजन के बाद सना ने इलाके में घूमने का फैसला किया। बर्फ से ढकी सड़कें भयावह रूप से शांत थीं और एकमात्र ध्वनि बर्फ पर उसके जूतों की चरमराहट थी। चांद आसमान में नीचे लटका हुआ था, जिससे परिदृश्य पर एक हल्की चमक पड़ रही थी। ये शांतिपूर्ण था, फिर भी एक अंतर्निहित बेचैनी की भावना थी जिसे सना पूरी तरह से दूर नहीं कर पाए। जब वह कैमल्स बैक रोड पर पुराने क्राइस्ट चर्च के पास से गुजरी, तो उसे अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, जैसे ही वह इसे अपनी कल्पना मानकर खारिज करने वाली थी। उसने एक धीमी फुसफुसाहट सुनी, मेरी मदद करो। सना स्तब्ध रह गई। आवाज धीमी थी, लगभग सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन यह अचूक थी। उसने चारों ओर देखा, उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। सड़क सुनसान थी और हवा में पेड़ों की हल्की सी हलचल ही एकमात्र हलचल थी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ हवा का खेल है, लेकिन आवाज फिर से आए, इस बार ज्यादा स्पष्ट, कृपया मेरी मदद करो। सना घबराकर अपने घर वापस चली गई। उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। श्रीमती कपूर ने उसका पीला चेहरा देखा और पूछा कि क्या वह ठीक है। सना ने हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन उसने उसे आवाज के बारे में बताने का फैसला किया। श्रीमती कपूर के चेहरे पर गंभीरता आ गई। तुमने उस महिला की आत्मा को सुना होगा जो इन सड़कों पर भटकती है, उसने कहा। कई लोगों ने उसे सुना है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह कौन है या वह यहाँ क्यों है। अगली सुबह सना डर के मारे उठी और फिर उसे ये याद करके ताकत मिली कि उसके दिवंगत पिता कितने बहादुर और साहसी थे। सना उस आत्मा के बारे में और अधिक जानने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ वह इस भावना से छुटकारा नहीं पा सकी कि वह महिला उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। उसने मसूरी में स्थानीय पुस्तकालय में जाने का फैसला किया, ताकि यह पता चल सके कि क्या उसे इलाके में किसी अज्ञात मौत या लापता होने का कोई रिकॉर्ड मिल सकता है।
घंटों खोजबीन के बाद उसे 1985 का एक पुराना अखबार का लेख मिला। यह अनन्या शर्मा नाम की एक युवती के बारे में था जो मसूरी की यात्रा के दौरान लापता हो गई थी। उसका शव कभी नहीं मिला और मामला अनसुलझा रहा। लेख पढ़ते समय सना को दुख का एहसास हुआ। क्या यह वही आत्मा हो सकती है जिसका सामना उसने किया था? उसने लेख में बताई गई जगहों पर जाने का फैसला किया। सबसे पहले केम्प्टी फॉल्स से, जहां अनन्या को आखिरी बार देखा गया था। फॉल्स जमे हुए थे और इलाका सुनसान था। जब सना वहां खड़ी थी तो उसे अपने बगल में एक अजीब सी उपस्थिति का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा और एक पल के लिए उसे एक आकृति दिखाई दी, एक सफ़ेद पोशाक में एक युवती जिसकी आंखें दुख से भरी हुई थीं। सना के कुछ कहने से पहले वह आकृति गायब हो गई। सना जानती थी कि उसे और गहराई से खोजना होगा। उसे शिमला के एक चर्च के बारे में पढ़ना याद आया जो अलौकिक से अपने संबंध के लिए जाना जाता था। उसने अपना बैग पैक किया और शिमला के लिए बस पकड़ी ताकि वह उत्तर खोज सके। शिमला में क्राइस्ट चर्च एक भव्य संरचना थी जिसकी रंगीन कांच की खिड़कियां सर्दियों की धूप में चमक रही थीं। सना ने चर्च में प्रवेश किया और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते हुए एक मोमबत्ती जलाई। जब वह चुपचाप बैठी थी तो उसने अपने कंधे पर एक हल्की थपकी महसूस की। उसने पलटकर देखा कि वहां एक बूढ़ा पादरी खड़ा था। तुम परेशान लग रही हो मेरी बच्ची, उसने कहा। सना ने उसे अपने अनुभवों के बारे में बताया और पादरी ने ध्यान से सुना। शिमला में एक परिवार है जो शायद तुम्हारी मदद कर सके, उसने कहा। उनके पास आत्माओं से संवाद करने का एक उपहार है। उसने उसे पता दिया और सना परिवार को खोजने के लिए निकल पड़ी। परिवार शिमला के बाहरी इलाके में एक छोटे से घर में रहता था। उन्होंने सना का गर्मजोशी से स्वागत किया और उसकी कहानी सुनी। परिवार की सबसे बड़ी सदस्य मीरा नाम की एक बुजुर्ग महिला मदद करने के लिए सहमत हो गई। उसने अनन्या शर्मा की आत्मा को बुलाते हुए एक अनुष्ठान किया। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ा, कमरा ठंडा होता गया और सना को अपने बगल में एक उपस्थिति का एहसास हुआ। मीरा ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ में एक अलग ही तरह की भावना आ गई। अनन्या यहाँ है, उसने कहा। वह तुम्हें अपनी कहानी बताना चाहती है। मीरा के जरिए अनन्या ने बताया कि उसकी हत्या उस आदमी ने की थी जिस पर वह भरोसा करती थी। उसका शव मसूरी के पास एक सुदूर इलाके में दफनाया गया था और उसकी आत्मा को चैन नहीं मिल रहा था। उसने सना से न्याय पाने में मदद की गुहार लगाई। सना भारी मन से मसूरी लौटी। उसने अनन्या की आत्मा द्वारा दिए गए सुरागों का अनुसरण किया और आखिरकार वह स्थान ढूंढ निकाला जहां उसका शव दफनाया गया था। उसने स्थानीय अधिकारियों से संपर्क किया और गहन जांच के बाद वे हत्यारे की पहचान करने में सफल हो गए। एक ऐसा व्यक्ति जो दशकों से मसूरी में झूठी पहचान के साथ रह रहा था। अनन्या की आत्मा को आखिरकार शांति मिलने पर सना को कुछ बंद होने का एहसास हुआ। वह आखिरी बार मसूरी में क्राइस्ट चर्च गई और अनन्या के लिए मोमबत्ती जलाई। जब वह वहां खड़ी थी तो उसने अपने गाल पर हल्की हवा का झोंका महसूस किया और उसे पता चला कि अनन्या उसका शुक्रिया अदा कर रही है। सना बेंगलुरु लौटी और उसका दिल कई तरह की भावनाओं से भर गया। वह शांति पाने के लिए अकेले यात्रा पर निकली थी, लेकिन उसे कुछ और ही गहरा मिल गया। उसने अपने डर का सामना किया
दशकों पुराने रहस्य को उजागर किया और एक खोई हुई आत्मा को न्याय दिलाया। जब वह अपने कमरे में बैठी, अपनी यात्रा के दौरान खींची गई तस्वीरों को देख रही थी, तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। मसूरी और शिमला की पहाड़ियों ने उसे सिर्फ खूबसूरत यादें ही नहीं दीं, बल्कि उन्होंने उसे एक ऐसी कहानी दी जिसे वह जीवन भर अपने साथ लेकर चलेगी। और कहीं बर्फ से ढकी पहाड़ियों के शांत कोनों में अनन्या शर्मा की आत्मा ने आखिरकार शांति से विश्राम किया। मसूरी और शिमला की अपनी कष्टदायक लेकिन संतुष्टिदायक यात्रा के बाद सना बेंगलोर लौट आए। इस अनुभव ने उसे एक नया उद्देश्य दिया था, लेकिन इसने उसे भावनात्मक रूप से भी थका दिया था। उसने अगले कुछ दिन आराम करते हुए बिताए। जो कुछ भी हुआ था उसे समझने की कोशिश की। हालांकि अभी भी कुछ उसे परेशान कर रहा था, एक ऐसी भावना जो रहस्य पूरी तरह से सुलझ नहीं पाई थी। अनन्या की आत्मा को शांति मिल गई थी, लेकिन सना इस भावना से छुटकारा नहीं पा सकी कि कहानी में और भी कुछ है। एक शाम जब वह अपना सामान खोल रही थी, तो उसे अपने बैग के कोने में एक पुरानी धूल भरी हार्ड ड्राइव मिली। उसे ये याद नहीं था कि उसने इसे कैसे पैक किया था, लेकिन इसमें कुछ खास बात थी। जब उसने इसे अपने लैपटॉप में प्लग किया, तो उसने पाया कि यह पासवर्ड से सुरक्षित था। फाइल के नाम रहस्यमय थे और एक फोल्डर अलग से दिखाई दिया, अनन्या _ 1985। सना का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हर संभव पासवर्ड आजमाया, लेकिन वह फाइलों तक नहीं पहुंच पाई। निराश होकर उसने अपनी बड़ी बहन सोनी को फ़ोन किया, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन सोनी ने कहा कि वह अपने छोटे बच्चे के साथ व्यस्त है और हमारे बड़े भाई हैदर अली जटिल तकनीकी समस्याओं को हल करने के लिए उससे ज़्यादा जानकारी रखते हैं। हैदर हमेशा से ही उसका सहारा रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर वह हर परिस्थिति में भरोसा कर सकती थी। उसने उसे स्थिति बताई और वह तुरंत मदद करने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन हैदर अपने लैपटॉप और डिक्रिप्शन सॉफ्टवेयर के टूलकिट के साथ सना के अपार्टमेंट में पहुंचा। जब वह पासवर्ड को क्रैक करने में लगा हुआ था, सना ने उसे सब कुछ बता दिया। मसूरी में होने वाली फुसफुसाहट, अनन्या की आत्मा, शिमला में होने वाला अनुष्ठान और हार्ड ड्राइव की खोज। हैदर ने ध्यान से सुना। जानकारी को संसाधित करते समय उसकी भौहें सिकुड़ गईं। यह कोई साधारण हार्ड ड्राइव नहीं है, सना, उसने कहा। कोई चाहता था कि तुम इसे खोजो। हो सकता है कि अनन्या की आत्मा ने तुम्हें इसके बारे में बताया हो। घंटों की मेहनत के बाद हैदर ने आखिरकार पासवर्ड क्रैक कर लिया। फोल्डर में स्कैन किए गए दस्तावेज, तस्वीरें और एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट फाइलों की एक श्रृंखला थी। उन दस्तावेजों में से एक अनन्या का खुद का लिखा हुआ पत्र था, जो उसके लापता होने से कुछ दिन पहले का था। पत्र से पता चला कि वह मसूरी और शिमला की पहाड़ियों में सक्रिय एक शक्तिशाली तस्करी गिरोह की जांच कर रही थी। उसने समूह के खिलाफ सबूत जुटाए थे, लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें उजागर कर पाती, उसे चुप करा दिया गया। एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट फाइलें तस्करी गिरोह के सदस्यों के बीच कोडित संदेश निकलीं। हैदर ने अपनी तकनीकी विशेषज्ञता के साथ फाइलों को डिकोड करने में कामयाबी हासिल की, जिससे अवैध गतिविधियों के नाम, तारीखें और स्थान सामने आए। सबूत बहुत ही गंभीर थे और यह प्रभावशाली व्यक्तियों के एक नेटवर्क की ओर इशारा करता था, जो दशकों से दंड से मुक्त होकर काम कर रहे थे।
सना और हैदर को एहसास हुआ कि वे अपनी अपेक्षा से कहीं ज्यादा बड़ी चीज से निपट रहे थे। तस्करी का गिरोह अभी भी सक्रिय था और इसमें शामिल लोग खतरनाक थे। हैदर ने जोर दिया कि वे सबूत अधिकारियों के पास ले जाएं, लेकिन सना हिचकिचा रही थी। उसने देखा था कि भ्रष्टाचार कितनी आसानी से सच्चाई को दबा सकता है। हमें सावधान रहने की जरूरत है, उसने कहा। अगर इन लोगों को पता चल गया कि हमारे पास ये जानकारी है, तो हम गंभीर खतरे में पड़ सकते हैं। हैदर सहमत तो हुए लेकिन दृढ़ निश्चयी रहे। हम उन्हें ऐसा करने नहीं दे सकते। सना, अनन्या ने उन्हें बेनकाब करने की कोशिश में अपनी जान दे दी। हमें उसके लिए ये जिम्मेदारी है कि हम जो शुरू किया था उसे पूरा करें। भाई बहनों ने मोहसिन साहिबा नामक एक विश्वसनीय पत्रकार से संपर्क करने का फैसला किया, जिनकी भ्रष्टाचार को उजागर करने की प्रतिष्ठा थी। मोहसिन साहिबा को शुरू में संदेह था, लेकिन जब उन्होंने सबूत देखे तो उनका मन बदल गया। वह तस्करी गिरोह को उजागर करने में उनकी मदद करने के लिए सहमत हो गई, लेकिन उन्होंने उन्हें कहानी सामने आने तक लोगों की नज़रों से दूर रहने की चेतावनी दी। मोहसिन साहिबा ने कहानी पर काम किया। सना और हैदर और सबूत इकट्ठा करने के लिए मसूरी लौट आए। वे उस जगह पर गए जहां अनन्या का शव मिला था और पास के एक परित्यक्त केबिन में एक छिपा हुआ डिब्बा मिला। अंदर उन्हें तस्करी गिरोह के संचालन का विवरण देने वाले और भी दस्तावेज और एक बही मिली। हालांकि उनकी खोज किसी की नज़र से नहीं बची। जब वे केबिन से बाहर निकल रहे थे तो उन पर दो लोगों ने घात लगाकर हमला किया जो उनका पीछा कर रहे थे। उन लोगों ने हार्ड ड्राइव और दस्तावेजों की मांग की और ऐसा न करने पर उन्हें नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। हैदर, जो जल्दी सोचने वाला और साधन संपन्न था, ध्यान भटकाने में कामयाब रहा, जिससे सना सबूतों के साथ भागने में सफल रही। वह इतनी देर तक उन लोगों से लड़ता रहा कि सना स्थानीय पुलिस को बुला सकी। जब तक अधिकारी पहुंचे तब तक वे लोग भाग चुके थे, लेकिन हैदर को मामूली चोटें आई थीं। ये कहानी एक सप्ताह बाद सामने आई। राष्ट्रीय समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर छपी। सना और हैदर ने जो सबूत उजागर किए थे, उनके कारण तस्करी के गिरोह पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। कई हाई प्रोफाइल व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक स्थानीय राजनेता भी शामिल था, जो वर्षों से इस अभियान की रक्षा कर रहा था। अनन्या की कहानी आखिरकार बताई गई और उसकी बहादुरी का जश्न मनाया गया। कैंपटी फॉल्स के पास उसके सम्मान में एक स्मारक बनाया गया और उसके परिवार, जिसने दशकों तक जवाब खोजने में बिताए थे, को आखिरकार समाधान मिल गया। सना और हैदर नायक बनकर बेंगलोर लौटे। हालांकि वे सुर्खियों से दूर रहे। उन्होंने वही किया जो वे करना चाहते थे, अनन्या को न्याय दिलाना और उस भ्रष्टाचार को उजागर करना जिसने इतने लंबे समय से पहाड़ियों को त्रस्त कर रखा था। महीनों बाद सना को अनन्या के परिवार से एक पत्र मिला, जिसमें उसने जो कुछ भी किया था उसके लिए उसे धन्यवाद दिया गया था। उन्होंने उसे और हैदर को शिमला आने के लिए आमंत्रित किया, जहां उन्होंने अनन्या की याद में एक छोटा सा समारोह आयोजित किया था। समारोह के दौरान सना को शांति का ऐसा एहसास हुआ जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। जब वह अनन्या की स्मारक के पास खड़ी थी तो उसने अपने गाल पर हल्की हवा का झोंका महसूस किया और उसे पता चला कि अनन्या की आत्मा आखिरकार शांत हो गई है। हैदर ने उसके कंधों पर हाथ रखा
तुमने ये कर दिखाया सना, तुमने उसे वह न्याय दिया जिसकी वह हकदार थी। सना मुस्कुराई, उसकी आंखों में आंसू थे। हमने ये साथ मिलकर किया। हैदर, मैं तुम्हारे बिना यह नहीं कर सकती थी। शिमला से निकलते समय सना को उद्देश्य की नई भावना महसूस हुई। मसूरी की उसकी एकल यात्रा एक साहसिक कार्य के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन ये कुछ और अधिक गहन हो गई थी। उसने अपने डर का सामना किया था, सच्चाई को उजागर किया था और एक खोई हुई आत्मा को न्याय दिलाया था। और इन सब के माध्यम से उसने अपने भाई के साथ अपने अटूट बंधन को पाया था। बर्फ से ढकी पहाड़ियों की फुसफुसाहट उसे एक ऐसे सफ़र पर ले गई थी जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगी। और जब उसने आखिरी बार पहाड़ों को देखा तो उसे पता था कि अनन्या की कहानी सिर्फ पहाड़ियों में ही नहीं बल्कि उन सभी के दिलों में जिंदा रहेगी जिन्हें उसकी हिम्मत ने छुआ था। बेंगलोर वापस आकर सना और हैदर ने अपनी जिंदगी फिर से शुरू की, लेकिन उनके अनुभव ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। अनन्या की बहादुरी और सच्चाई को उजागर करने की उसकी अपनी यात्रा से प्रेरित होकर सना ने खोजी पत्रकारिता में अपना करियर बनाने का फैसला किया। अपनी बहन पर गर्व करने वाले हैदर ने हर संभव तरीके से उसका साथ देना जारी रखा। भाई बहन अक्सर अपने रोमांच के बारे में याद करते थे, नज़दीकी कॉल पर हंसते थे और इस बात पर अचंभित होते थे कि वे कितनी दूर आ गए हैं। उन्हें पता था कि उन्होंने न सिर्फ अनन्या के लिए बल्कि तस्करी के गिरोह से प्रभावित होने वाले अनगिनत लोगों के लिए भी कुछ बदलाव किया है। और कहीं मसूरी और शिमला की बर्फ से ढकी पहाड़ियों के शांत कोनों में फुसफुसाहटें अंततः शांत हो गई थीं और उनकी जगह हवा की हल्की सरसराहट और एक बंद शहर की शांतिपूर्ण गुनगुनाहट ने ले ली थी। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अधिक रोचक वीडियो के लिए अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अधिक मज़ा के लिए चैनल को सब्सक्राइब